नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी टिंडर डेट पे पहला कमेंट गुरविंदर गिल जी ने किया था। गुरविंदर गिल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम गुड़िया है और मेरी ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे ऊपर बीती आप बीती है। ये बात आज से तकरीबन 10 साल पुरानी है। उस वक्त हम लोग, मैं और मेरे 4 दोस्त, जो कि कॉलेज के समय से ही बहुत जिगरी दोस्त थे, हम लोग सभी एक ही कंपनी में एक साथ ही काम किया करते थे। हमारा पैकेज भी अच्छा खासा था और हम लोग सभी माया नगरी मुंबई में काम किया करते थे। हमारे लिए वीकेंड्स का मतलब सिर्फ मस्ती, मज़ा और पार्टी हुआ करता था। और कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त होने के साथ-साथ जब हमारी नौकरी एक ही कंपनी में एक ही साथ लगी, तो हम लोग इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश थे। यूँ तो हम लोग एक दूसरे के बारे में कुछ-कुछ चीज़ें जानते थे, लेकिन घर परिवार और फैमिली के बारे में सिर्फ ज़रूरत अनुसार थोड़ा बहुत, क्योंकि हम में से किसी को भी इन सारी चीज़ों से कोई मतलब न था। हमारे लिए हमारी वो दोस्ती ही सबसे अनमोल चीज़ थी। हम में से किसी को ये जानने का बिल्कुल भी शौक नहीं था कि कौन किस बैकग्राउंड से वहाँ आया है। हमारे लिए सिर्फ वो मोमेंट, वो समय सब कुछ था। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने उन जिगरी 4 दोस्तों के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। उनमें से मेरी जो सबसे नज़दीकी फ्रेंड थी, उसका नाम प्रिया था और मेरे 3 दोस्त, जो कि हम लोग के ग्रुप के जान हुआ करते थे, एक का नाम राहुल, एक का नाम विवेक और एक का नाम जिगर। हम लोग पांचों की जो एक टीम थी, हम लोग ही हमेशा आपस में ही घुले मिले रहते थे। ज़्यादा किसी दोस्तों की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती थी और हर वीकेंड का प्लान पहले से हमारे दिमाग में तैयार रहता था। समझ लीजिए कि ये एक बिना कहा एग्रीमेंट था कि वीकेंड पे हमें बाहर जाना ही है, पार्टी करना ही है। इसी तरीके से एक बार वीकेंड की शाम को हम सभी एक पब में पार्टी कर रहे थे। उसी पार्टी के दौरान राहुल को एक फ़ोन आया। यूं तो राहुल बहुत ही चिल माइंडेड और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके टेंशन ना लेने वालों में से था। वो हमेशा हम में से कोई अगर किसी चीज़ को लेके टेंशन लेता तो उसे समझाता कि भाई, आज जो है वो कल नहीं रहेगा और कल जो है वो परसों नहीं। तो आज के टेंशन को अभी ही भूल जा, क्योंकि ज़िंदगी आज है, कल हो ना हो। चल मस्ती करते हैं, चल मज़ा करते हैं। टेंशन में ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए फुर्सत किसके पास है। जो ऐसी बातें कहता था, जो किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करता था और तो और दूसरों को भी फ़िक्र करने से रोकता था, टेंशन लेने से बचाता था, हर तरह के प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर लेता था। आज इस कॉल के आने के बाद हम लोगों ने पहली बार उसके चेहरे पे फ़िक्र और परेशानी की सिकन देखी और उसके चेहरे पे ये परेशानी देखते के साथ हम लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि हम सभी की जान एक दूसरे में बसती थी। विवेक ने और जिगर ने तुरंत राहुल से पूछा, भाई क्या हो गया, तू इतनी टेंशन में क्यों है। वो कुछ देर तक तो कुछ ना बोल सका, लेकिन उसके थोड़े देर बाद ही उसने बोला, भाई मुझे तुरंत के तुरंत गांव निकलना पड़ेगा। हम लोगों ने पूछा, गांव? गांव किस लिए? गांव में क्या रखा है? आज अचानक से तुम गांव की बातें क्यों कर रहे हो? हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो किसी गांव से था या शहर से। लेकिन वो हमारा एक जिगरी दोस्त था, तो उसकी परेशानी हमारी परेशानी थी। हम लोगों ने सिर्फ इसलिए उससे सारी बातें पूछी कि क्या तकलीफ है, क्या हमारे मदद करने से वो तकलीफ दूर हो सकती है। इसी चीज को लेते हुए जिगर और विवेक ने राहुल से पूछना शुरू कर दिया, भाई बोलना, क्या हो गया, एक बार तो बता दे क्या हो गया। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो बोल, हम लोग अपने तरफ से फुल एफर्ट मारेंगे।
लेकिन तेरी तकलीफ खत्म करके ही मानेंगे। फिर राहुल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, भाई मुझे गांव जाना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और अगर मैं तुरंत नहीं पहुंचा तो जिनका फ़ोन आया था उनका कहना यह है कि कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने भी इस बारे में ज़्यादा जोर देना सही नहीं समझा। हमें ये लगा कि हो सकता है गांव से किसी ने फ़ोन करके इसे बताया हो कि इसके पिताजी की तबीयत खराब है, और अगर पिताजी की बात है तो हम लोग इसे रोक भी नहीं सकते। तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा, नहीं, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ डायरेक्ट ना ही कोई ट्रेन जाती है, ना ही कोई बस, और ना ही कोई और साधन। मैं वहाँ जाकर जैसे ही मामला सेटल होता है तुम लोगों को कॉल करके सब कुछ अपडेट कर दूंगा। इतनी टेंशन मत लो मुझे, लेकिन आज ही निकलना पड़ेगा, आज ही रात। इस चीज को सुनते के साथ हम सभी पब से उसके साथ साथ बाहर निकल गए और हम लोगों ने उसके घर पे जाकर तुरंत उसके सामान को पैक करने में हेल्प किया। लेकिन इन सारी चीजों के दौरान जो सबसे चुप थी वो थी मेरी दोस्त प्रिया, क्योंकि उसे ये बात बहुत ज्यादा खटक रही थी, क्योंकि वो दिल ही दिल राहुल को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और राहुल से कुछ दिनों की दूरी उसके लिए कई सदियों के बराबर थी। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी, इसीलिए उसने राहुल से बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना, और अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रास्ते कैसे भी हों, जगह कैसी भी हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ देने के लिए चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राहुल बहुत टेंशन में था। उसने प्रिया को मना कर दिया, बोला तुम लोग में से किसी को भी मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई मैं तुम लोगों को कॉल करके सब अपडेट करूंगा ही, लेकिन तुम लोग इतना टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा, और अगर तुम लोगों की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों को तो बुला ही लूंगा। ये सारी बातें वो समझा रहा था और दूसरी तरफ सामान भी पैक कर रहा था। हम भी उसके सामान को पैक करने में उसकी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता था कि उसे क्या-क्या चीज़ें चाहिए और कितनी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने उसके हिसाब किताब का सब कुछ पैक कर दिया। हालांकि राहुल को अपने बालों से बहुत प्यार था और अपने स्टाइल को वो किसी भी वजह से चेंज करना नहीं चाहता था। उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके बाल झाड़ने का तरीका और उसके परफ्यूम का कलेक्शन, ये सभी चीज़ें उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थीं और वो अपने ज़िंदगी में कोई भी बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं करता था। तो हम सभी लोगों ने उसके हेयर जेल को, उसके शैम्पू, उसके कंडीशनर, उसके परफ्यूम, हर चीज़ को उसी तरीके से पैक किया जैसा कि वो अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करना पसंद करता है। सभी चीज़ों को उसके लिए पैक करने के बाद हम सभी ने बोला कि चलो हम लोग तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देते हैं, लेकिन राहुल ने इसके लिए भी मना कर दिया। हम लोगों ने ये भी पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, अभी कुछ नहीं बता सकता, वहाँ पहुँचने के बाद जो भी बात रहेगी वो मैं तुम्हें फ़ोन पे बता दूंगा। खैर तुम लोग इतना फिक्र मत करो, मैं वहां जाके तुम लोगों को जरूर कॉल करूंगा। अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, इसीलिए ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन तुम लोग तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। तुम लोगों को मैं अगर नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। तुम्हारे बिना तो मेरी दुनिया ही नहीं है। ये बातें सुनकर हम सभी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा आंसू प्रिया की आंखों में थे, क्योंकि प्रिया इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी कि राहुल कई दिनों तक अब उसके साथ नहीं रहेगा। वो कई दिनों तक राहुल को देख नहीं पाएगी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन वो राहुल को बता नहीं सकती थी कि वो राहुल को कितना पसंद करती है। और वैसे भी उसने हमें स्टेशन जाने से भी मना कर दिया था, तो इस चीज को लेकर के और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि हर चीज में साथ रहने वाला आज हमें 2 कदम साथ भी नहीं चलने दे रहा। जरूर बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए हम लोगों ने भी और जिद करके उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। हम सभी ने उसे बहुत भारी मन से अलविदा किया और वो वहां से निकल गया। फिर हम सभी ने राहुल के फ्लैट को लॉक किया और हम सभी अपने अपने फ्लैट पे चले गए। यूं तो जिगर और विवेक एक ही साथ एक ही फ्लैट में रहते थे और मैं और प्रिया
एक साथ एक जगह। बस राहुल ही था जिसे अकेला रहना बहुत पसंद था। वो अकेले अलग फ्लैट में रहता था और उसके फ्लैट से हमारा फ्लैट कुछ ही दूरी पे था। फिर सभी ने वहां से निकलते वक्त प्रिया को समझाया कि देख, इतना टेंशन मत ले, और आज नहीं तो कल तेरे प्यार के बारे में जब उसे पता चलेगा तो तेरे प्यार का जवाब अपने प्यार से जरूर देगा। इसके लिए इतना सोच मत, और वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो हमारे पूरे ग्रुप को संभाल लिया करता था, उसके लिए ये छोटी मोटी परेशानियां तो कुछ भी नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा। इसीलिए तू इतना फिक्र मत कर। और सभी ने उसको समझाया और हम लोग सभी अपने अपने फ्लैट पे चले गए। और कमरे पे जाने के बाद भी मैंने प्रिया को बहुत समझाया, लेकिन प्रिया परेशानी के सागर में इस तरीके से गोते खा रही थी कि जैसे उसे मेरी बात ही सुनाई ना दे रही हो। खैर, परेशान तो हम सभी थे अंदर ही अंदर, लेकिन वो इसलिए भी ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो राहुल से खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी। दुनिया में कोई भी चीज उसे राहुल से ज्यादा प्यारी नहीं थी। इसीलिए उसका परेशान होना नॉर्मल सी बात थी। खैर, मेरा फर्ज था, मैंने उसे बहुत समझाया। फाइनली मेरे बहुत समझाने पे वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और मैं अपने कमरे में। वो पूरी रात जैसे तैसे निकल गई, लेकिन अगले दिन प्रिया को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि रात भर वो सोई नहीं, शायद रोई भी है। लेकिन मैंने उसे समझाया कि देख, इतना टेंशन मत ले। वो जैसे ही वहां पहुंचेगा और उसे कंफर्टेबल टाइम मिलेगा, सुटेबल टाइम मिलेगा, वो हमें ज़रूर फ़ोन करेगा। वैसे भी हमारे बिना उसका भी कहाँ चलता है। ये सारी बातें सुनकर उसने थोड़ा सा मुस्कुराने की एक्टिंग की, क्योंकि हंसी तो उससे कोसों दूर थी। लेकिन जैसे तैसे माहौल हल्का नॉर्मल हुआ। हम सभी ऑफिस चले गए, अपने जिंदगी को वापस से ट्रैक पे लाने के चक्कर में। ऑफिस में हालांकि काम में किसी का दिल तो नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो करना ही था। धीरे धीरे यूं ही दिन गुजरने लगे और अब 4 से 5 दिन निकल चुके थे और प्रिया की परेशानी का आलम अब इस कदर बढ़ चुका था कि वो किसी की बात को सुनने और समझने के लिए तैयार ना थी। बिना नींद और बिना प्रॉपर खाना के अब वो पागल सी होने लगी थी। वो दिन रात जिगर और विवेक से और मुझसे बस यही पूछती थी, क्या किसी को उसने फोन किया, क्या किसी की उससे बात हुई, क्या तुम लोगों की बात होगी तो मुझे बताओगे तो जरूर ना, क्या उसके बारे में कोई अपडेट आया। यही करते करते अब पूरा एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अभी तक राहुल ने एक बार भी किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया था। अंदर ही अंदर हम लोग भी बहुत परेशान थे, लेकिन हम लोग उसे अपनी परेशानी दिखाकर उसे डराना नहीं चाहते थे। इसीलिए हम लोग हर बार उसे यही समझाते थे कि कोई बात नहीं, बिजी होगा, फंस गया होगा, हो सकता है पिताजी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई हो, इसलिए भागा दौड़ी में फंस गया हो। लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग भी काफी परेशान थे। खैर, जैसे तैसे दिन कट रहे थे। उसके बाद वापस से वीकेंड आ चुका था और वीकेंड के रात को करीब करीब 3 बजे मैं अपने दोस्त को संभालने के लिए प्रिया के साथ ही सो रही थी और उसे बार बार ये उम्मीद दिला रही थी कि घबराओ मत, आज नहीं तो कल उसका फोन जरूर आएगा, वो जरूर बिजी है, इसीलिए फोन नहीं कर पा रहा। तभी 3 से 4 के आसपास उसका फोन बजा और जब प्रिया ने फोन को देखा तो ये राहुल का ही फोन आ रहा था। उसने झटपट से फोन उठाया और उठाते के साथ वो अपने सवालों की झड़ी लेकर उस पर टूट पड़ी। तुम ठीक तो हो? क्या हो गया है? इतने दिनों से तुमने फोन क्यों नहीं किया? क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है? तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे साथ तो सब कुछ ठीक है, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं हो गई? कहो तो मैं तुरंत वहां पहुंचने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है? तब तक उधर से राहुल ने कहा, मुझे बोलने दोगी या सिर्फ तुम ही बोलोगी? उसके बाद प्रिया ने थोड़ा सा सब्र दिखाते हुए बोला, हाँ बोलो। उसके बाद उधर से राहुल ने कहा, देखो, मैं तुम्हें हमेशा फोन नहीं कर पाऊंगा, और अगर करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम पे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के ही आसपास तुम्हें फोन कर पाऊंगा।
इसकी क्या वजह है ये तो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन जब भी बात होगी तो ब्रह्म मुहूर्त में ही होगी। ये सारी बातें सुनकर प्रिया ने उससे पूछा, तुम आ कब रहे हो? राहुल ने थोड़े देर रुककर जवाब दिया, अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है जिसके वजह से मुझे और काफी दिनों तक यहाँ रुकना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर प्रिया का सब्र पूरी तरीके से जवाब दे चुका था। उसने कहा, ठीक है, अगर परेशानी हो गई है और तुम नहीं आ सकते तो मैं वहां आ रही हूँ। मुझे वहां आने का रास्ता बताओ, कैसे आना है बस ये बताओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। राहुल ने प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रिया कुछ भी समझने के लिए तैयार न थी। और ये सारी चीजें जो यहाँ पे प्रिया के साथ हो रही थी, ये सब मैं अच्छे से देख और समझ रही थी। इसीलिए मैंने प्रिया से फोन लिया और राहुल को कहा, तुम इतना मत सोचो, तुम बस आने का रास्ता बताओ, बाकी मैं और प्रिया देख लेंगे कि कैसे पहुंचना है। ये सारी बातें सुनकर राहुल ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे ये समझ में आ गया कि हम दोनों समझने वालों में से नहीं हैं, तो उसने सारी चीजें कैसे आना है और बाकी की चीजें अच्छे से बताई। लेकिन फिर प्रिया ने पूछा कि ये ब्रह्म मुहूर्त वाला क्या केस है? राहुल ने कहा, मैंने पहले ही बोला था कि मुझसे इस बारे में कुछ मत पूछना, और शायद अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम समझ ना पाओ, क्योंकि अभी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे समझ के भी परे है। खैर, अब हम लोगों ने वहां तक पहुंचने का एड्रेस तो ले लिया था, लेकिन कल सुबह अपने बाकी के दोस्तों से, मतलब जिगर और विवेक से भी इस बारे में बात करनी थी। ऐसा ही हुआ। राहुल का फोन कटा और हम लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह सुबह ही 7 बजे हम लोगों ने जिगर और विवेक को फोन लगाया और उसको सारी बातें बता दी, और उन्हें भी प्रिया के हालात के बारे में सब कुछ पता था कि वो एक एक दिन किस तरीके से गुजार रही है। उन लोगों ने उधर से कहा, ठीक है, तो सामान पैक किया जाए, एड्रेस तो तुम लोगों ने ले लिया होगा, कब निकलना है? ये सुनकर हम लोगों ने जिगर और विवेक से पूछा कि अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जाने तो हम लोग वाले हैं ना। लेकिन जिगर और विवेक ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, हम तो राहुल के साथ ही जाते, लेकिन वो तो हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि उसने स्टेशन तक हमें जाने नहीं दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, जाएंगे तो चारों साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं। प्रिया ने बोला, ठीक है, तुम लोग भी तैयार होकर यहीं आ जाओ, यहीं से एक साथ निकलेंगे। 3-4 बजे दोपहर तक सब लोग हमारे घर पे पहुंच चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने पता किया और शाम की ट्रेन पता चली। लेकिन ये सफर इतना आसान ना होने वाला था, क्योंकि कुछ दूर तक ट्रेन से जाने के बाद, मतलब एक दिन का सफर ट्रेन से करने के बाद, आधे दिन का सफर बस से था, और उसके बाद कुछ दूर तक बैलगाड़ी, और उसके बाद कुछ दूर तक पैदल, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था वहां तक पहुंचने का। और उसके बाद एक नदी को नाव से पार करके ही हम लोग राहुल के गांव पहुंच सकते थे। तो हम लोगों ने इसी तरीके से अपना सफर शुरू किया, और पूरे रास्ते हम लोग बस राहुल के बारे में और इतने अजीब जगह का वो निवासी है इस बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आज तक हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे किसी छोटे से गांव का रहने वाला है, क्योंकि उसका रहन सहन और बात करने का तरीका तो किसी मेट्रोपॉलिटन वालों को भी शर्मिंदा कर दे। वो इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था और इतना ज्यादा अच्छे तरीके से रहता था कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो एक इतने छोटे से गांव का रहने वाला है। और इंसान तो वो अच्छा था ही, इसीलिए हम लोग भी अपने दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारे लिए ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, ये जान था, ये जिगर था, ये हमारे लिए सब कुछ था, और ये दोस्ती ही, और ये पांचों दोस्त ही फैमिली थे। इसीलिए हम लोगों ने उस सफर को जैसे तैसे जारी रखा। हालांकि प्रॉब्लम्स तो हम सभी को बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि हम सभी अच्छे जगह रहने के आदी हो चुके थे, और हमें कष्ट उठाने का और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसीलिए
हम लोगों के लिए तो ये कष्ट था, लेकिन एक्चुअल में हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बहुत समय बाद बाहर निकले थे। हमारे लिए तो अपने कार में बैठकर पब जाना, अपने कार में बैठ के ऑफिस जाना और अपने एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना, यही जैसे जिंदगी बन चुका था। अगर कभी कोई खराब सड़क से भी गुजरना पड़े तो हमें उससे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि हम पूरी तरीके से बिगड़ चुके थे। हालांकि बचपन से हम लोग भी इस तरीके के नहीं थे, लेकिन आराम ने हमें निकम्मा बना दिया था। खैर, जैसे तैसे ट्रेन का सफ़र खत्म हुआ और बस की हालत देखकर को तो हमारी हालत वैसे भी खराब होने लगी थी, क्योंकि एक तो सड़क के नाम पे सिर्फ कच्ची मिट्टी और साथ ही साथ बस लोगों से खचाखच भरा हुआ। ये सारी चीजें देखकर हमारे तो हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन प्रिया अडिग थी, क्योंकि उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि उसे किसी भी तरीके से राहुल तक पहुंचना है। हालांकि राहुल की फिक्र हमें भी बहुत थी और हमारा भी बस एक ही फितूर था, राहुल तक पहुंचना। लेकिन ये सारी चीजें काफी समय बाद देखकर हमें थोड़ा अजीब तो लग रहा था। खैर, हम लोगों ने उसी भीड़ भाड़ वाले बस में जैसे तैसे अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाई। बैठने को तो जगह मिल नहीं रही थी, तो जैसे तैसे जिगर और विवेक ने 2 सीट का जुगाड़ किया और मुझे और प्रिया को बैठा दिया और खुद खड़े खड़े बाकी का सफर किया। कुछ दूर तक यूं ही बस का सफर चलता रहा। आधा दिन निकल गया। उसके बाद जब हम लोग बस से उतरे, क्योंकि बस के कंडक्टर ने ये साफ साफ बता दिया था कि आप लोगों को जहां जाना है वहां बस नहीं जाती, यहाँ से आप आगे आपको अगर कोई बैलगाड़ी मिल गई तो वो कुछ दूर तक छोड़ देगी। हम लोगों ने लंबी सांस ली और कूद पड़े मैदानी जंग में। उसके बाद असली जंग तो इंतजार का था कि कोई आए और हमें भी लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुबह के समय में बैलगाड़ियां चलती थीं, दोपहर और शाम के आसपास नहीं। खैर, हमारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार एक इंसान शायद अपने खेतों से काम कर वापस लौट रहा था। हमने उसी से मदद मांगी और उसने हमारी मदद कर भी दी। उसने एक नदी के पास ले जाकर हमें छोड़ दिया और बताया कि आप जहां जाना वो रास्ता इस नदी को पार करके ही है। फिर हम लोग नदी के पास गए और वहां पे इंतजार करने लगे। नाव नदी के दूसरी तरफ था, शायद वो कुछ लोगों को छोड़ने के लिए उस तरफ गया था। उसने हम लोगों को देख लिया और उसने उन लोगों को जल्दी से उतारा और नाव वापस से इस तरफ लेके आया। हम लोगों ने राहुल के अलावा किसी और का नाम तो पूछा नहीं था, लेकिन हाँ, राहुल ने बताया था कि पुरोहित जी तुम लोगों को लेने आएंगे। तो जब नाव वाले ने हम लोगों से पूछा कि आपको इस गांव में किसके पास जाना है, तो हम लोगों ने पुरोहित जी का नाम ले लिया। पुरोहित जी का नाम सुनते के साथ वो नाव वाला हमें बहुत इज्जत से देखने लगा और बहुत इज्जत से बात करने लगा। उसने कहा, आप लोग पुरोहित जी के यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब जरूर आप तांत्रिक बाबा को भी जानते होंगे, क्योंकि पुरोहित जी तो हमेशा तांत्रिक बाबा के ही साथ रहते हैं। वो इंसान नहीं, वो तो देवता हैं, देवता। उनके बस में अगर रहता तो शायद वो पूरे दुनिया का कष्ट दूर कर देते, लेकिन इस गांव से बंधे रहने की वजह से तांत्रिक बाबा सिर्फ इस गांव और आसपास के कुछ गांव वालों की ही मदद कर पाते हैं। खैर, उनकी शक्तियों का तो क्या कहना, और हमेशा अच्छे कामों में वो आगे रहते हैं और उनके सामने तो बड़े बड़े लोग पानी भरते हैं। हम लोग ये सब सुन तो रहे थे, लेकिन हमें इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि गांव का बेचारा शरीफ सा इंसान, इसे पता ही नहीं कि ये सारी चीजें होती ही नहीं हैं। ये अंधविश्वास को आज भी पाले रखा है। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि आगे चल के वो नाव वाला सही साबित होने वाला है और हम लोग गलत। खैर, उसने बहुत इज्जत और सम्मान के साथ हम लोगों को उस तरफ छोड़ दिया, लेकिन जब पैसों की बात आई तो उसने पैसे लेने से
साफ इनकार कर दिया। लेकिन हम लोग भी उसका बुरा नहीं चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कि किसी और की इज्जत के चक्कर में वो बेचारा भूखे मर जाए। इसीलिए हम लोगों ने ज़बरदस्ती उसके हाथ में 500 रुपये थमा दिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे और हम लोग सोच रहे थे कि पुरोहित जी आने वाले तो थे, लेकिन हम लोग उन्हें पहचानेंगे कैसे। लेकिन पुरोहित जी की आभा कुछ अलग ही नजर आ रही थी। सामने से एक तिलकधारी इंसान भगवा वस्त्र पहने, बहुत तेज कदमों से, खड़ाऊ वगैरह पहने, इस तरीके से चला आ रहा था। हालांकि वो एज में तो काफी थे, लेकिन उनकी रफ्तार और उनका तेज देख के ये लग रहा था जैसे वो 22 साल के किसी लड़के की तरह हैं। हालांकि उनकी उम्र कम से कम 60-70 साल तो होगी ही, लेकिन वो क्या तेजी से चलते हुए आ रहे थे और उन्हें देखकर हमें भी जोश आ गया। ये देखकर मैंने बोला कि क्या गांव में इतना हेल्दी हवा पानी है कि इतने उम्र में भी लोग इस तरीके से रफ्तार के साथ चल सकते हैं? हम तो 10 मिनट चलने के बाद थक जाते हैं। इसी बात पे विवेक ने कहा, भाई गांव की बात ही अलग है। गांव में लोग साफ खाना और जो तुम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करते हो वो ऑर्गेनिक ही यहाँ बस मिलता है। नॉर्मल फूड्स तो मिलते ही नहीं। खुद उगाओ खुद खाओ। खैर ये सारी चीजें हो ही रही थी, तब तक पुरोहित जी हम लोग के पास पहुंच गए और उन्होंने हमारे सामने आते के साथ हमसे पूछा, क्या आप ही लोग राहुल जी के दोस्त हैं? हम लोगों ने कहा हाँ, लेकिन हमें ये चीज खटक रही थी कि इतने एजड इंसान राहुल को राहुल जी और इतना इज्जत क्यों दे रहे हैं। हमको लगा कि वो जरूर गांव का कोई अमीर धन्ना सेठ होगा, इसीलिए लोग उसके नाम पे इतने खुश हो जा रहे हैं और उसके नाम पे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। खैर उन्होंने कहा, मेरे पीछे पीछे चलिए और गलती से भी इधर उधर मत जाइएगा। जैसे जैसे मैं चलूं बस मेरे साथ साथ चलिए। खैर अब शाम ढल चुकी थी और पुरोहित जी के हाथ में एक लालटेन थी जिसके साथ वो हमें रास्ता दिखा रहे थे। हमारे मार्गदर्शक बने आगे आगे चल रहे थे और हम लोग भी चुपचाप उनका अनुसरण किए जा रहे थे, क्योंकि वैसे भी इधर उधर जाने की तो बात दूर, अगल बगल का कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। गांव में पूरी तरीके से अंधेरा छाया था। दूर घरों में लाइट तो जल रही थी, लेकिन वो भी दिया वगैरह टाइप्स। खैर हम लोग उनके पीछे पीछे एक बड़े से घर के पास पहुंचे। हमें लगा हम लोगों ने ठीक ही सोचा था, राहुल लगता है यहाँ का कोई सेठ है, क्योंकि उसका घर बाकी लोगों के घर से काफी बड़ा नजर आ रहा था। हम लोग उस घर में दाखिल होने लगे, तभी पुरोहित जी ने हमें रोका और साइड से एक जल का पात्र उठाया। बोला, अपना हाथ पैर अच्छे से धोइए और ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ वो बोलते हुए अंदर प्रवेश कीजिए। खैर घर के इर्द गिर्द एक घेरा बना हुआ था, एक लाल और सफेद और पीले रंग के किसी पाउडर से। हम लोगों ने सोचा यहाँ का ये नियम होगा। हम लोगों ने भी इस नियम को पालन करते हुए हाथ पैर धोया और वो मंत्र बोलते हुए अंदर प्रवेश कर गए। उसके बाद हम लोगों ने राहुल को खोजना शुरू कर दिया। पुरोहित जी ने कहा, आप लोग यहाँ आकर बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाता हूँ। हम लोग वहां बैठ गए और चुपचाप घर को देखने लगे। घर में अलग अलग तरीके के भगवान और कई सारी चीजें, बहुत सारे फोटोज, किताबें, ऐसी ऐसी किताबें जो करीब सैकड़ों साल पुरानी होंगी। उस घर में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई थीं जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा बाबा हो जो कि इस घर का मालिक है। खैर हमें इन सारी चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। हमें लगा गांव में सभी लोग ये सारी चीज़ें रखते होंगे, हमें तो सिर्फ राहुल से मिलने की बेचैनी थी। लेकिन हम सभी में सबसे ज़्यादा बेचैन वो अपनी दोस्त प्रिया। वो तो पागल हुए जा रही थी। वो बार बार उचक उचक कर दाएं बाएं देख रही थी, हर गेट की तरफ पागलों की तरह निहार रही थी कि पता नहीं किस गेट से कहां से राहुल आ जाए। और ऐसा ही हुआ, एक गेट के पीछे से राहुल आया और राहुल को देखते के साथ प्रिया जाकर उससे लिपट गई। और ये चीज पुरोहित जी को कुछ खास पसंद नहीं आई। प्रिया ने उसको गले लगाते हुए कहा,
तुम कहाँ चले गए थे? मैं पागल हुए जा रही थी। तुम्हारे बिना तो लगा जैसे मैं अब जी ही नहीं पाऊंगी। और वो ये सब बोलते हुए रोई भी जा रही थी। ये सब देखकर राहुल को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि राहुल को अभी तक ये मालूम नहीं था कि प्रिया उससे इतना प्यार करती है। क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ी अजीब तो थीं और साथ ही हेजिटेटिंग भी, क्योंकि पुरोहित जी भी बगल में ही खड़े थे। फिर राहुल ने पुरोहित जी की तरफ देखा और उसके बाद प्रिया को खुद से अलग करते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है मैं फ़ोन नहीं कर पाया और साथ ही साथ एक दो दिन बोलकर काफ़ी दिनों तक यहीं रह गया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। खैर, तुम लोग बैठो, हम लोग आराम से बातें करते हैं। तब तक पुरोहित जी, आप इन लोगों के जलपान का व्यवस्था कीजिए। पुरोहित जी ने कहा, ठीक है, और उन्होंने किसी नौकर को आवाज लगाई। वो नौकर तुरंत दौड़ गया लोगों के जलपान के लिए, मतलब नाश्ता नाश्ता वगैरह के लिए। और हम लोग वहीं बैठ कर के अभी बात ही कर रहे थे, तभी हमारी नज़र राहुल के सर पर गई। राहुल ने पूरे बाल मुंडवा रखे थे, उसने सिर्फ एक चोटी बना रखी थी। हमें ये पता था कि किसी की मृत्यु पे ऐसा किया करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। राहुल ने मन उदास करते हुए हमारे तरफ देखा और कहा, अब पिताजी नहीं रहे, और इसीलिए तो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। क्योंकि पिताजी क्या थे और कितने पहुंचे हुए थे, इस चीज पे मैंने कभी भरोसा ही नहीं किया। पिताजी ने ही मुझे शहर में पढ़ने लिखने और बाकी की चीजों के लिए भेजा था। मैं बचपन से ही शहर में ही पढ़ाई करता हूँ और गांव कभी नहीं आता था। अगर मिलना भी रहता था तो सिर्फ पिताजी ही मुझसे मिलने आते थे शहर में। पिताजी को मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या क्या किस किस तरीके से करता हूँ, ये सब कुछ पता था। लेकिन पिताजी किस हाल में हैं और क्या करते हैं, ये कभी मुझे पता नहीं चलने दिया। मुझे बहुत कम उम्र में यहाँ से हटाने का क्या कारण था, ये भी अब जाकर मुझे समझ में आया है। खैर, ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो? मेरे वजह से तुम लोग भी बहुत परेशान लग रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक चाहो यहाँ रहो और उसके बाद यहाँ से चले जाना। प्रिया ने बीच में ही टोकते हुए राहुल से पूछा, चले जाना का क्या मतलब है? क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? राहुल ने कहा, अब यहाँ से मैं जा भी पाऊंगा या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। हालांकि मैंने ये सारी चीजें प्लान नहीं की हैं, ये सब तो विधि का विधान है। ये सारी बातें राहुल के मुंह से थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि विधि के विधान और बाकी की चीजों पे उसे भरोसा नहीं था। उसका मानना तो ये था कि आदमी अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। लेकिन आज अचानक से उसकी बोली, उसका रंग रूप, उसका चाल ढाल और उसका सारा स्टाइल और फैशन सब बदला हुआ सा लग रहा था। गांव में आकर के कोई इंसान क्या इतना बदल सकता है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने राहुल को जोर देना शुरू किया और उससे पूछना शुरू किया कि क्या बात है राहुल, तुम क्यों हमसे बात छुपा रहे हो? बताओ तो सही, क्या तुम्हारे पिताजी ने किसी से तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी? प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बात सुनकर प्रिया पूरा झल्ला चुकी थी, क्योंकि उसे राहुल की शादी का ख्याल किसी और के साथ ये बर्दाश्त न था। इसीलिए प्रिया चिल्लाकर बीच में ही हमें रोकने लगी। उसके बाद जिगर और विवेक ने राहुल के कंधे में हाथ डालते हुए कहा, अरे भाई, तू जान है अपनी, बोल तो क्या बात है, अपन सब सल टालेगा। उसके बाद राहुल ने धीरे से बोला, ठीक है, तुम लोग अगर इतना जोर देते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था। जब मैं शहर से पिताजी के पास आया तो पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैंने उनके पास आकर कहा, पिताजी, आप इतने बीमार थे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? या फिर आप शहर आ जाते तो मैं आपका इलाज अच्छे डॉक्टर से करवा देता। पिताजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरा इलाज इतना आसान नहीं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बीमारी भी नहीं। तुम्हें शहर में रहने की वजह से मैं अब जो भी बताऊंगा वो सब मिथ्या लगने वाली है। खैर, तुम इस बात पे
गौर ज़रूर देना कि मैं क्या कह रहा हूँ। और तुम्हारे पास जो फ़ोन है उसमें रिकॉर्डिंग भी होता है, वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लो। मैंने पिताजी की बात सुनते हुए अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया, क्योंकि मुझे लगा पिताजी कुछ ज़रूरी बताने वाले हैं और वो बातें कहीं मिस ना हो जाएं। जब मैंने पिताजी के पास फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके रख दिया तो पिताजी ने मुझे बताना शुरू किया, बेटा, हम लोग कई पीढ़ी से इस गांव के तांत्रिक हैं और तुम हमारे खानदान के अगले तांत्रिक बनोगे। हालांकि तुम्हारी माँ ये कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम भी ये सारी चीज़ें करो, लेकिन ये एक इज्जत है, ये एक आशीर्वाद है जो हमारे खानदान को प्राप्त हुआ है। खैर, तुम्हारी माँ ये चाहती थी कि पढ़ लिख कर तुम समझदार बनो और सिर्फ गांव की जिंदगी नहीं, शहर की जिंदगी भी देखो। उसके बाद ये तुम्हारे डिसीजन पे रहेगा कि तुम्हें ये उत्तराधिकारी बनना है या नहीं, आगे तांत्रिक वाला काम करना है या नहीं, क्योंकि ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। हालांकि मैं उनके बातों को ध्यान से तो सुन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे शक्ल पे ये साफ नजर आ रहा था कि मैं इन बातों को बिल्कुल भी सच नहीं मान रहा। मैंने पिताजी को बीच में टोकना सही नहीं समझा, लेकिन पिताजी ने मुझे टोकते हुए कहा, बेटा, तुम इसे कहानी की तरह सुन रहे हो, लेकिन जब तुम अपने फोन के रिकॉर्डिंग में इस चीज को प्ले करोगे और वापस से सुनोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। पिताजी ने मुझे कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़ाए और बोला इसे याद कर लो, और कुछ कुछ चीजें भी बताई। उन्होंने मुझे एक बहुत ही अजीब लकड़ी पकड़ाई जो कि एक लाल कपड़े में लिपटी हुई थी। उन्होंने कहा, इस लकड़ी को मेरे चिता जलने के समय मेरे उसी चिता में डाल देना, जिससे कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि हर तांत्रिक को ये लकड़ी खुद उस दैवीय पेड़ से काट कर लानी पड़ती है, जिस पेड़ से ये लाने के बाद ही ये शक्तियां तुम में पूरी तरीके से समाहित होंगी। बिना इस दैवीय लकड़ी के तुम्हारे पास तंत्र मंत्र तो होगा, लेकिन दैवीय शक्तियां पूरी तरीके से तुमको नहीं प्राप्त होंगी। खैर, अभी मैं तुम्हें जो कुछ भी बता रहा हूँ और जो भी मंत्र वगैरह बता रहा हूँ, ये सारी तुम्हारे बहुत काम आने वाली हैं। याद कर लो अच्छे से बेटा। पिताजी ने मुझे एक पुस्तक भी दी जिसमें उन्होंने और उनके पिताजी ने और उनके भी पिताजी ने और भी कई सारे हमारे पूर्वजों ने अपने अपने कई सारे मंत्र लिख रखे थे, जो मंत्र मेरे समझ के बाहर थे, और ये सारी चीज़ें भी मेरे समझ के बाहर थीं। उसके बाद पिताजी ने मुझे और भी कई सारे पोटलियों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने अभिमंत्रित हल्दी, कुमकुम, चंदन और भी पता नहीं क्या क्या रखा था। उन्होंने कहा, पुरोहित जी मेरे जाने के बाद तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, जिससे कि तुम आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ पाओ। पिताजी जब मुझे ये सारी चीज़ें बता रहे थे तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप सारी बातों को सुन रहा था। सब कुछ बताने के बाद थोड़ी देर बाद पिताजी ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ बेटा, तुम याद से इस लकड़ी को मेरे चिता में ज़रूर डाल देना, वरना मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। मैंने उन्हें कहा, पिताजी ऐसा मत बोलिए। उसके बाद पिताजी ने आंख बंद की और सच में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने शरीर से अपने प्राण खुद निकाले हैं। खैर, अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे थे। मैंने इस बात को समझने की कोशिश की कि हो सकता है पिताजी मर रहे थे, बीमार थे, इसलिए वो ये सब बोल रहे होंगे। खैर, सारी चीज़ों से मेरा ध्यान हट गया। मैं क्रियाक्रम और बाकी की चीज़ों में फंस गया। कई दिनों तक मुझे मौका नहीं मिला कि मैं किसी से फ़ोन पे बात कर पाऊँ या फिर अपने फ़ोन से वो रिकॉर्डिंग सुन पाऊँ। लेकिन जब मुझे 3 दिन बाद समय मिला तो दिन भर घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो मैं अकेले में बात तो कर नहीं सकता था, और रात में भी पुरोहित जी मुझे अकेले नहीं छोड़ते थे, इसलिए मैं रात में भी बात नहीं कर पाता था। एक दिन जब मैं रात में चुपके से निकल के फ़ोन पे बात करने की कोशिश करने के लिए घर से बाहर निकला, तो पुरोहित जी ने मुझे तुरंत पकड़ लिया और उन्होंने कहा
कि आपको तांत्रिक महाराज ने मना किया था ना कि रात को कभी भी बाहर मत निकलिएगा। आपको नहीं पता कि आपके इस गांव में कितने दुश्मन हैं। मुझे लगा मेरा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है जब मैं इस गांव में था ही नहीं। तांत्रिक जी ने कहा, आपको क्या लगता है आपके दुश्मन आपको नजर आएंगे? आपके दुश्मन आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। आपको अगर अपने दुश्मनों को देखना है तो उसके लिए आपको दिव्य शक्तियां चाहिए। मैंने कहा, पुरोहित जी अब आप भी शुरू हो गए। आप क्यों डरा रहे हैं? मुझे अपने दोस्त से बात करना है, घर में नेटवर्क नहीं आ रहा, दिन भर मेहमान रहते हैं, मैं अपने दोस्तों से बात तो करूं कैसे? पुरोहित जी ने कहा, दोस्तों से बात करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन महाराज जी ने जो कहा था वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरी बातें बकवास लगती हैं तो आप एक बार अपने पिताजी के फोन में जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन लीजिए। ये अब मुझे याद आया कि हाँ, पिताजी ने फ़ोन में इतना कुछ रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन इतने भाग दौड़ में मुझे वो बातें सुनने का तो टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने पुरोहित जी के बहुत जोर देने पे उसी वक्त फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन किया और जब मैं रिकॉर्डिंग सुनने लगा तो ये साफ पता चल रहा था कि पिताजी के आवाज़ के साथ साथ कई सारे और भी आवाज़ उन्हीं बातों को दोहरा रही हैं और पीछे बैकग्राउंड में कुछ मंत्र भी उच्चारण किए जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था और मैं पिताजी से बात कर रहा था तो वहाँ तो सिर्फ मैं और पिताजी थे। फिर ये बाकी की आवाज़ें किसकी हैं और ये आवाज़ें रिकॉर्ड कैसे हो गई और ये मंत्र कैसे और पीछे से कौन बोल रहा है? सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था क्योंकि उसमें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें थीं, अलग अलग मंत्र उच्चारण थे, कई सारी शक्तियाँ मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। उसके बाद मैंने जब पुरोहित जी से इन बारे में पूछा तो पुरोहित जी ने कहा, वो शक्तियाँ जो इस रिकॉर्डिंग में आप पीछे से आवाज़ में सुन पा रहे हैं वो वो दिव्य शक्तियाँ हैं जिन्हें सिद्धि करके आपके पिताजी ने प्राप्त किया था और वो बहुत पहुंचे हुए महान पुरुष थे। आपको ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी हैं क्योंकि आपकी जान की दुश्मन ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें देखना पॉसिबल नहीं है, जिन्हें महसूस करना पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है पढ़े लिखे सिर्फ आप ही हैं? आपके पिताजी ने भी अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, मैं भी काफी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो सत्य है, जो आम इंसान अपने आंखों से देख नहीं पाता लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में मौजूद है, उसे हम लोगों ने देख रखा है। इसीलिए हम लोग इन चीज़ों के बारे में भी जानते और मानते हैं। ये सारी बातें सुनकर मुझे अभी भी विश्वास होने के लिए तैयार न था। इसीलिए मैंने पुरोहित जी को कहा, अगर मैं सिर्फ कॉल पे बात करना चाहता हूँ और यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा और अगर मैं बाहर चला भी जाता हूँ तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? पुरोहित जी ने कहा, वो देखिए, आप क्या वो सुरक्षा घेरा देख पा रहे हैं? मैंने फोन का लाइट जलाया और ध्यान से देखा तो हाँ, सुरक्षा घेरा तो बना हुआ था। मुझे याद आया कि ये सुरक्षा घेरा हमेशा से हमारे घर के इर्द गिर्द बना हुआ था। मैंने कहा, हाँ पुरोहित जी, सुरक्षा घेरा नजर आ रहा है। तो पुरोहित जी ने कहा, सुरक्षा घेरा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इंसान को किसी चीज से सुरक्षा चाहिए होती है। ये सुरक्षा घेरा इसलिए बनाया गया है ताकि आप और आपका परिवार इस शक्तियों के माया जाल से सुरक्षित रहे। मैंने कहा, कौन सी शक्तियां? पुरोहित जी ने कहा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पुरोहित जी ने हाथ में सिंदूर और कुमकुम उठाया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें सुरक्षा घेरा के बाहर फेंक दिया। सुरक्षा घेरा के बाहर वो सिंदूर और कुमकुम पहले तो हवा में उड़ा, उसके बाद कुछ अदृश्य आकृतियों के ऊपर जाकर चिपक गया और वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। वहां पे पहले जहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था, वहीं अब कुछ आकृतियां जो कि बहुत ही डरावनी और विशालकाय थीं, वो आकृतियां उस सिंदूर की वजह से नजर आने लगी थीं। ये सारी चीजें मेरे समझ के बाहर थीं, लेकिन अब मैं काफी डर चुका था। खैर, डर नहीं कह सकते, इसे शिहरन कह सकते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगता था। और ये डर क्यों नहीं लगता था ये अब मुझे समझ में आ चुका था। जब ये सारी बातें राहुल हमें बता रहा था तब
हम लोग उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल इतना मॉडर्न, इतना अलग रहने वाला इंसान कैसी बेतुकी बातें कर रहा है, और हम लोग अजीब सा मुंह बनाए उसे देखे जा रहे थे। खैर, आज इस कहानी में बस इतना ही। इसके अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए। कल फिर मिलेंगे उत्तराधिकारी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।